साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य पर चर्चा करें। यहाँ हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रासो साहित्य से अनिवार्य रूप से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरी पूरी कोशिश है कि वह इनसे बाहर न हो। तो मुख्य बिंदुओं को हमने यहाँ लिख लिया है। आइए सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं, आपका समय एक भी पल जाया न हो। ठीक है, आइए प्रकरण से जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पहला बिंदु हमने लिखा है रासो के बारे में कि रासो काव्य किनको कहा जाता है। आदिकाल में लिखे गए वीर गाथात्मक चरित्र काव्य ही रासो नाम से प्रचलित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल को शुक्ल जी ने इसीलिए वीर गाथा काल भी कहा था, क्योंकि वीर गाथाएं उस काल में बहुत लिखी गई थी। तो जो भी वीर गाथाएं लिखी गई थी, उन वीर गाथाओं को ही रासो काव्य कहा जाता है। रासो के नाम से वही प्रचलित हैं। रासो काव्य की साथियों भाषा जो है, देखिए आप, डिंगल कही गई है। रासो काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अधिकतर रासो काव्य वो डिंगल भाषा में ही लिखे गए हैं। डिंगल वह भाषा है जिसमें प्रशस्ति गान या शौर्य गान या राजाओं की स्तुतियां उनके आश्रयदाता कवियों द्वारा की गई थी। मुख्यतः चारण कवि थे। तो डिंगल भाषा की कुछ विशेषता आप जान लीजिए। डिंगल अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है। डिंगल टावर्ग बहुला है। डिंगल में वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि वीर रस के वर्णन के लिए टावर्ग के शब्दों का प्रयोग, टावर्ग के वर्णों का प्रयोग बहुत प्रभावशाली होता है। तो डिंगल भाषा में टावर्ग की बहुलता है। डिंगल भाषा में वीर रस प्रधान काव्य लिखे गए हैं। डिंगल भाषा रासो काव्य की मुख्य भाषा है। अब आइए हम रासो की रचना के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। रासो काव्य की रचना का उद्देश्य आश्रयदाता और राजाओं की प्रशंसा, उनकी कीर्तिगान, उनका यशगान करना ही था। ठीक है साथियों, चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। काव्य के रूप, रासो काव्य के कौन कौन से रूप थे, आइए उनको देखते हैं। रासो काव्य आपको 2 रूपों में देखने को मिलेगा। एक तो प्रबंध काव्य में और दूसरा वीर गीत, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं बैलेट्स। ठीक है साथियों, 2 रूप में हूँ, प्रबंध काव्य और वीर गीत। अब देखिए तीसरा बिंदु देखते हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में साथियों बहुत से विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो आपके लिए उपयोगी हैं मैं उनको ही यहाँ लेके आया हूँ। चूँकि दिए 15-20 लोगों ने मत, लेकिन जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं पर यहाँ चर्चा होगी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी ने कहा कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। वहीं शुक्ल जी मानते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से रास या रासो, रसायन शब्द से रास या रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी कहते हैं कि रास शब्द से रासो बना। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रासक से रासो बना। अब देखिए डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त इसकी एक प्रक्रिया बताते हैं कि पहले रासक से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासु बना और रासु से तब रासु शब्द बना। तो ये आप इनको देख लीजिए, ये परीक्षा उपयोगी बिंदु है। अब आइए रासो काव्य की रचनाओं की ओर हम आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। रासो काव्य की पहली रचना खुमाण रासो। साथियों फिर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ जो भी बिंदु लिखे हैं अपने आप में सब एक प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सब जितने भी बिंदु हैं ये प्रश्न है, इन पर हमारी चर्चा करते हैं। खुमाण रासो के रचयिता दलपत विजय। खुमाण रासो के रचयिता दलपत विजय। इसका रचना का अनुमानित समय 9वीं सदी। कोई फिक्स डेट इसकी रखना मुश्किल है। यह 9वीं सदी की रचना है। ठीक है, खुमाण रासो का प्रमुख रस अंगिरस क्या है? वीर रस है। वीर रस प्रधान रचना है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी है। इसकी रचना शैली क्या है? यह प्रबंध काव्य है। ठीक, रचना शैली क्या है? ये प्रबंध काव्य है। यहाँ देखिए
5000 छंद, यानी ये 5000 छंदों का ग्रंथ है। बहुत बड़ा प्रबंध ग्रंथ है। ठीक है साथियों, यह बड़ा प्रबंध ग्रंथ है, इसमें 5000 छंद है। इस ग्रंथ का विषय क्या है? चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता का वर्णन किया है रचनाकार दलपत विजय। यह आपने देख लिया। आगे बढ़िए विजयपाल रासो की ओर। विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल सिंह। बहुत ध्यान से इस बिंदु को देखिए। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह। इसका रचना समय 11वीं शताब्दी। यह 42 छंदों की छोटी सी रचना है। यह भी क्या है? इसकी रचना शैली क्या है? खुमार रासो की रचना शैली है प्रबंध काव्य, और इसकी रचना की शैली क्या है? वीर गीत काव्य। ठीक है, यह क्या है? यह अनुपलब्ध है। ठीक है साथियों, आइए अगली रचना देखते हैं। बीसल देव रासो बहुत प्रसिद्ध रचना है। बीसल देव रासो, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए, इसका हर बिंदु प्रश्न है। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल ने की। इसका समय रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। यह बहुत ध्यातव्य है कि यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसकी रचना शैली भी क्या है? यह भी वीर गीत काव्य है। जैसा कि आपने देखा, प्रबंध काव्य और वीर गीत काव्य 2 शैलियों में रचना भी है। तो ये क्या है? यह वीर गीत काव्य है। इसमें एक चीज और ध्यान देखिए, सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है। यह परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। इसकी रचना किसने की? यह भी आ चुका है। श्रृंगार रस प्रधान, यह भी आ चुका है परीक्षा में। आप देखेंगे पिछले प्रश्न पत्रों को उठा के देखेंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे लगभग प्रश्न आते रहते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन आपको बीसल देव रासो में मिलता है। यह बहुत ध्यान से देखिए। यह देखिए अगला जो इसका विषय है कि विरह संदेश परक काव्य है। यह क्या है? विरह संदेश परक काव्य है, जिसमें अजमेर के राजा बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग व पुनर्मिलन की कथा है। ठीक है, तो विवाह वियोग व पुनर्मिलन की कथा है। अब यहां देखिए राजमती, यह भी किसी परीक्षा में आया प्रश्न है, मेरे मस्तिष्क में जा रहा है कि बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है। यह बहुत ध्यान से देख लीजिएगा साथियों। अब आइए हम अगले ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का सर्व प्रमुख ग्रंथ आप इसको कह सकते हैं। इससे परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से एक आध प्रश्न पूछा जाता है, और मैं आपको यहाँ इस पर चर्चा तो हम संक्षेप में कर ही ले रहे हैं। पृथ्वीराज रासो पर एक वीडियो हम आपको अलग से बना के देंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में यहाँ ज़्यादा चर्चा होगी तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए पृथ्वीराज रासो पर एक वीडियो हम अलग से जरूर आपको देंगे। आइए यहाँ चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज रासो साथियों चंद्रवड़ दाई की रचना है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसका उत्तरार्ध यानी बाद का भाग उनके पुत्र जलहर ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो की जब रचना जो है चंद्रवड़ दाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने अधूरी पुस्तक अपने पुत्र जलहर को देखकर राजा पृथ्वीराज के साथ वो युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। तो इसका उत्तरार्ध यानी इसको पूरा किया किसने? जलहर ने। यह भी प्रश्न हो सकता है, होता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? जलहर ने किया था। जलहर कौन थे? ये चंद्रवड़ दाई के पुत्र थे। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं। समय मतलब खंड। उस पृथ्वीराज रासो के अध्यायों या खंडों को समय नाम दिया गया है, और पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। यह बहुत ध्यान से देखिए, पृथ्वीराज रासो में 69 समय परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी भाषा डिंगल है। यह प्रबंध काव्य है।
इसमें बहुत से छंदों यानी 68 छंदों का प्रयोग चंद्रवरदाई ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। किसने माना है इसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का और उनके साथ संयोगिता के प्रेम का भी वर्णन किया गया है। बहुत अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम पृथ्वीराज रासों वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना है। यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी है, वीर रस प्रधान है और यह भी प्रबंध काव्य है। इसमें कन्नौज नरेश जयचंद का शौर्यगान किया गया है। ठीक साथियों, यह है अप्राप्त है, मतलब उपलब्ध नहीं है। जयमयंक जस चंद्रिका अगला ग्रंथ। जयमयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार मधुकर कवि हैं। इसका समय भी 12वीं शताब्दी है। यह भी प्रबंध काव्य है और यह भी अप्राप्त है। तो इन दोनों के बारे में यह जानना आपका महत्वपूर्ण है कि जयचंद्र प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं और जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि है। ठीक है साथियों, अगले ग्रंथ की ओर देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो को साथियों आल्हखंड भी कहा जाता है। ये दोनों चीज जानिए। आल्हखंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? परमाल रासो प्रसिद्ध है। यह प्रश्न है। इसके रचयिता कौन है? जगनीक हैं। इसका रचना काल 13वीं शती है। यह वीर रस प्रधान है। यह वीर गीत काव्य शैली में लिखा गया है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है परमाल रासो के बारे में। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से यह गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह बहुत गाया जाता है आल्हा खंड के नाम से। वर्षा ऋतु में गांव गांव में आल्हा गाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। इसका केंद्र जो है वो वैश्वाड़ा माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखिए। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इसे सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। यह लाइन फिर से सुन लीजिए। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इसे सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखिए। महोबा नरेश परमाल के 2 वीरों, महोबा के राजा जो थे परमाल, उनके 2 वीर थे आल्हा और उदल। तो आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर इसमें किया गया है। ठीक है साथियों, अगला ग्रंथ देखते हैं हम रणमल छंद। रणमल छंद के रचयिता जो है वो श्रीधर हैं। इसका रचना काल 14वीं शताब्दी है। ये वीर रस प्रधान है, डिंगल भाषा में लिखा गया है और इसकी भी शैली क्या है? वीर गीत काव्य शैली में लिखा गया है। अगला ग्रंथ देखिए हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर माने जाते हैं। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर माने जाते हैं। चूंकि यह रचना अप्राप्त है, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। इसका अनुमानित रचना काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। इसके बारे में इतना ही आप जानिए कि हमीर रासो का रचयिता सारंगधर। ठीक है साथियों, आज हमने तेजी से परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए रासो साहित्य को देख लिया। ठीक है साथियों, आज के वीडियो को, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अब आज का आपके लिए परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न, जैसा कि मैं रोज हर वीडियो के बाद एक प्रश्न पूछता हूँ। आज का प्रश्न है साथियों, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। साथियों एक चीज और, आप लोग वीडियो देखिए तो उसको लाइक कर दीजिए। उस पर आप एक अपना कमेंट कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो हमारे लिए प्रेरक का काम करेगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।